नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन रैलियां और रोड शो करेंगे। आज सुबह एक रोड शो के बाद पीएम ने बादामी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि यहां कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं कर्नाटक का रण। आज सुबह प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो करीब 4.5 घंटे में पूरा हुआ। इस दौरान पीएम ने 13 विधानसभा सीटों को कवर किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री का रोड शो न्यू थिपसंद्रा के केम्पे गौंडा प्रतिमा से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और ये दोपहर 2:30 बजे ब्रिगेड रोड के युद्ध स्मारक पर समाप्त हुआ। पार्टी ने रोड शो का नाम निम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम यानी कि हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव रखा। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री 3 बजे बादामी और 5 बजे हावेरी में रैली भी किया। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में पहला रोड शो किया था। पीएम कल भी बेंगलुरु में ही करीब 10.6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का 36.6 किलोमीटर का रोड शो एक ही दिन में होना था, लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इसे 2 दिन का कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि यह रोड शो बेंगलुरु साउथ और सेंट्रल लोकसभा के 28 में से 19 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वहीं पीएम ने बादामी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कर्नाटक का यह चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों के कारण दशकों तक देश पिछड़ा रहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। सुनिए। कभी कभी हम राजनेता भ्रम में होते हैं। हमें सोचते हैं कि हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन मैं जहां जहां कर्नाटका में गया हूं और आज जो बेंगलुरु में देखा है, मैं विश्वास से कहता हूं ये चुनाव न मोदी लड़वा रहा है, न बीजेपी के नेता लड़वा रहे हैं, न ही हमारे उम्मीदवार लड़वा रहे हैं। ये कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। सहोदर सहोदरियरे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। तो बीजेपी उन्हीं बीमारियों का इलाज कर रही है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा और तगड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही यह क्षेत्र पिछड़ा रहा और भी तमाम बातें कही। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा, राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, सवाल और जवाब का सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी पार्टी के लिए सभी करते हैं। सभी बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कर्नाटक में वही कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाया है
कांग्रेस के कुकर्मों के कारण क्षेत्र पिछड़ा रहा है। जी, किन किन क्षेत्रों में? सबसे बड़ी बात ये है जी देवेंद्र जी, मैं बोलूं? जी बोलिए सर। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्नाटका का जो चुनाव है, खास करके वो चुनाव खरगोश और कछुए की चाल में बदल गया है। यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य यह है, खरगोश कहने का तात्पर्य मेरा कांग्रेस से है और कछुआ कहने का तात्पर्य मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। क्योंकि जब से टिकट की बंटवारा से लेकर जो भी कार्य को अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस अपने आप को आश्वस्त मान रही थी कि उन्होंने चुनाव जीत लिया। और खास करके जो उनके जो स्टार कैंपेनर थे, जो उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस जगह से, वरुणा एक जगह है जो बेंगलुरु रूरल में आता है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने की जो घोषणा की, उनका वो क्षेत्र भी है 2008 में जब वो अस्तित्व में आया वो विधानसभा, तब से लगातार उनकी बाजी उलझती जा रही है। उलझने का कारण यहाँ ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिला, जिस प्रकार से उन्होंने खास करके तुष्टीकरण की जो बात की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के चलते आज ये दुर्दशा हो रही है, तो ये निश्चय ही मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि वहां का चुनाव वहां की जनता लड़ रही है। देखिए, हम सनातनी होने की बात करेंगे और अपने धर्म के प्रति हम आघात होते नहीं देख सकते हैं। मैं जो भी हूँ, जितना भी श्रद्धा रखूं, मैं अपने धर्म के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहूंगा। लेकिन खास करके अगर चुनाव प्रचार में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। वो बजरंगबली जैसे लोगों को भी चुनाव का एक मुद्दा बनाने लगी, जो एक ईश्वर है, जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं। जब भगवान के ऊपर भी कष्ट आया था, जब श्री राम के ऊपर भी कष्ट आया था, तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया था। जी और उसको रोकने के लिए, उसको बैन कर वो निश्चय ही हिंदू के अस्तित्व को वो खतरे में डाल रही है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपके मंच से सार्वजनिक विचार में रखना चाहूंगा कि जब इनकी मृत्यु होगी तो क्या ये राम का नाम नहीं लेंगे या चुपचाप जाएंगे? इस प्रकार से तुष्टीकरण करने से बचना चाहिए इनको। और मैं आपको पुनः इस बात को बताऊंगा कि एसडीपीआई यानी कि जो पीएफआई है, जिसको कांग्रेस समर्थन कर रही है और जो कांग्रेस को भी समर्थन कर रहा है, एसडीपीआई ने 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस के आग्रह करने के बाद उन्होंने 15 सीट पे ही उतारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से उनकी एंट्री है। अब जनता इन सब चीजों को परख चुकी है और समझ चुकी है। उनको विकास चाहिए, उनको अपनी सुरक्षा चाहिए और उस पार्टी पे उनको भरोसा चाहिए कि जिसका नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट हो। ठीक है राहुल आनंद जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, जैसा कि राहुल आनंद जी ने कहा है कि जो बजरंगबली के अपमान की बात है, जब से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, एक तरह से एक फिजा बन गई है जो बीजेपी की तरफ, ये कहा जा सकता है सर। और आज प्रधानमंत्री ने भी आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बातें कही कि अब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, न लड़ा रहे हैं, वहां की जनता बीजेपी के लिए लड़ रही है। तो क्या जो प्रधानमंत्री के कहने का आशय था, क्या बजरंग दल के बैन की जो घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया कांग्रेस के तरफ से, उसके बाद से ये बातें सामने आई हैं? देखिए देवेंद्र जी, चुनाव में रणनीति की तरह से चुनाव लड़ा जाता है। आज जिस तरीके से 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में, खास तौर से बेंगलोर में आज उन्होंने 26 किलोमीटर का रोड शो किया, जहां पे 17 विधानसभा सीटें आती हैं। कोस्टल जो कर्नाटक है, यहाँ पे 35 सीटों का चुनाव होता है। और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो 25 से 25 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में 11 सीटें बीजेपी को मिली थी और 18 सीटें इस क्षेत्र में कांग्रेस को मिली थी। देखिए, राजनीति में जिस तरीके से ये बाण चलते हैं, जिसे कहते हैं कि रणनीति जो राजनीति में बनाई जाती है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। और कर्नाटक में बहुत ही एंटी कन्वेंसी भाजपा के खिलाफ थी। और मुझे ही नहीं समझ में आता, इस देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, आखिर ये चुनाव बार बार धर्म पे क्यों चला जाता है? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आपका बीजेपी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की जनता को अपना विकास कार्य 9 साल का क्यों नहीं बता पाए?
बजरंगबली की बात क्यों आ गई सामने? देखिए, ये जब चुनाव होता है, मैंने आपसे कई बार डिबेट में कहा, जब चुनाव के मंच सजते हैं तो जो एंटी कम्बेंसी होती है उसको वोट पोलराइज करने के लिए एक धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। और ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण, देखिए कांग्रेस ने अपना एक कोई चुनाव एजेंडा बनाया, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, उन्होंने पीएफआई के संग बजरंग दल को वेन करने की बात कही, वो उनका एक एजेंडा था। उन्होंने सेल्फ गोल मान लिया। अच्छी खासी कांग्रेस की 125 और 150 सीटों पर स्थिति थी, अब कांग्रेस की स्थिति डाउन हो गई। प्रधानमंत्री वहां बैठ गए अपना, उन्होंने अपना रोड शो किया। कल भी रोड शो करेंगे। स्टार प्रचारक जिस तरीके से आपके चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, लिंगायत समुदाय में जहां जहां एक ध्रुवीकरण की बात है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। मैं ये कहता हूं कि ये धर्म के पिच पे मैच क्यों चला जाता है? धर्म के पिच पे ही हर चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्यों में चुनाव हो। अरे 90 बार गालियां कांग्रेस ने दी थी, तो आप 90 विकास कार्य बताते वहां की जनता को कि बोमई ने क्या काम किया, येदियुरप्पा ने क्या काम किया और हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो वोट पोलराइज करने का जो काम होता है, और आज भी मोदी की कड़ी मेहनत के बावजूद भी वहां कांग्रेस का हिसाब बहुत बढ़िया है। अगर कोई ईवीएम का चमत्कार नहीं हुआ या कोई वैसा ध्रुवीकरण नहीं हुआ जिस तरीके से ध्रुवीकरण बीजेपी चाहती है, तो निश्चित तौर से वहां भारतीय जनता पार्टी को एक करारी टक्कर कांग्रेस दे रही है और 63 को विधानसभा की तरफ कर्नाटक जा रहा है। मेरा अपना आकलन है। आपका अपना आकलन है, ठीक है सर, ठीक है सर, आपका अपना आकलन है कि वहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। अच्छी बात है। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, डॉक्टर सुधा मिश्रा। जी देवेंद्र सर। जी डॉक्टर सुधा मिश्रा, जैसा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार रैलियां कर रहे हैं और रोड शो भी किए हैं। उन्होंने एक बात कही है, आज कांग्रेस के कुकर्मों के कारण जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मतलब इतना हास्यास्पद टिप्पणी 9 साल से सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री जी अगर अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरह की छोटी और गैर वाजिब टिप्पणी करते हैं, भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा, कुछ और नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सत्ता और सरकार आती है तो आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं संविधान के अंतर्गत जो आपको कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं और आपके अपने कुछ काम होते हैं। लेकिन कैसी सरकार है देवेंद्र जी कि अपने किए गए कार्यों की कोई लिस्ट ही नहीं है, गालियों की लिस्ट है। धर्म को कैसे चुनाव क्षेत्र में यूज किया जाए, बजरंग पुनिया नाम याद नहीं रहता लेकिन बजरंग दल याद रहता है। कि देश में किस हालात में और किस समय में हम जी रहे हैं। मणिपुर जल रहा है लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रैलियां करने से छुट्टी कहाँ मिल रही है। अब अगर कोई इनसे ये पूछ ले, हिम्मत होनी चाहिए देवेंद्र जी। मैं तो जानती हूँ कि चाटुकारिता करना, पांव पूजना सबसे आसान काम है। इस समय हर जनता के हर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि मणिपुर में आपका शासन है डबल इंजन का, उसके बावजूद आप स्थिति पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की रैली होनी चाहिए। मोदी जी बजरंग बली का नाम लेके, अरे आपको किसने अधिकार दिया हमारे पूंजी को इस तरह यूज करने का? बजरंग दल को आपने पैरेलल खड़ा कर दिया। बजरंग पुनिया जो देश के काम कर रहे हैं उनका नाम नहीं ले पा रहे, उनको आप पिटवा रहे हो पुलिस से। लेकिन शर्म नहीं आती है? आप कह रहे हो कि कुकर्मों की, आप जिस देश में बिल्कुल कुकर्म इसलिए हुआ ना क्योंकि आप जैसा प्रधानमंत्री बन पाया। अगर आपके जैसी सरकार होती तो तथाकथित चाय वाला प्रधानमंत्री न बन पाता। उसके बावजूद आप देश के संविधान निर्माताओं और इस देश की रक्षा, सुरक्षा और संविधान की स्थापना करने वाले लोगों पे इस तरह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, तो इनको भूलना नहीं चाहिए कि जो इतिहास हो गए हैं, आप भी उस इतिहास के पन्नों में जाओगे। आपके बारे में भी लोग जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये लोग कैसे भूल जाते हैं? जो भाषिक स्तर गिरा है, जो अभिव्यक्ति और शुद्धता के नाम पे जिस तरह भाषाई अनाचार फैलाया गया है देवेंद्र जी, ये सच में इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप जो बातें कर रहे हो, आप भूल जाते हो कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो इस देश में संविधान के द्वारा और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। आप जनता में प्रश्न खड़ा कर सकते हो। आपको शर्म नहीं आती कोई बात पूछते हुए? 9 सालों में आपने क्या किया? मांगिए उससे वोट, लेकिन आपके पास कुछ काम होगा तब ना मांगेंगे। 91 गाली लिखी हुई है इनके पास,
लेकिन इन्होंने बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया है, क्या क्या इन्होंने बोला है, किस तरह उपहास किया है महिलाओं का, स्त्रियों का, लोगों का, प्रधानमंत्रियों का, लोगों के नाम को किस तरह उपहास के द्वारा संसद में मजाक बनाया है। आपको याद नहीं है? आपको याद है कि मुझे गाली दे रहे हैं? आखिर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप गाली मिले, अच्छे काम करो, लोगों के बीच में अपने विकास के कामों से वोट मांगो, लेकिन ये इनके पास है ही नहीं, तो बात क्या करेंगे? ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रामचरितमानस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, वो है सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्टही तम पर नेहा। अर्थात से कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके मन में पाप होता है, तामसिक चीजों के प्रति उसका वैसा ही आकर्षण हो जाता है। जैसे उल्लू का आकर्षण अंधकार आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, क्या बात है, तालियां आपके लिए, तालियां आपके लिए, वाह, और सभ्यता को तालियां राहुल जी आपके लिए। दर्शकों को तालियां बजानी चाहिए आपके इस बात पे। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी राय रखते हैं? बोल रही थी तो मैं चुप रहा, जब मैं बोल रहा हूँ तो कृपया आप चुप रहिए, उसके बाद फिर हम चर्चा नहीं, क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? आप लोग तुलसीदास जी के मानस का बहाना लेके लोगों पे बात करेंगे तो मैं बता दूं, माननीय राहुल आनंद जी, मैं जोर देती हूँ, हमारे आदरणीय गोस्वामी बाबा ने लिखा है आप जैसे लोगों पे कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। ये भाजपा की पार्टी है, फिर सुन लीजिए, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। उसी रामचरितमानस की पंक्तियां हैं जो आप लोगों के लिए कही गई हैं। जी राहुल आनंद जी, देखिए क्या है, मेरे पार्टी का ये संस्कार है कि जब महिला का सम्मान करना, वो बोल रही थी तो मैं चुप हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर में महिलाएं बैठी हुई हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। वाह राहुल जी, आज तो आपने सारी बातें ताली बजाने वाली की है, आज ताली बजनी चाहिए देवेंद्र सर को भी और प्रभात सर को भी। महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाली महिलाओं को जंतर मंतर पे छोड़ के उनके भीगे हुए गद्दों में टैक्स लेने नहीं दे रही है, पुलिस वालों से पिटवा रही है। वाह रे महिलाओं का सम्मान। संसद के अंदर जो सम्मान करते हैं वो भी देखा है। एक स्त्री जो वरिष्ठतम होने के बाद आपके देश की बहू है, उसका सम्मान करते हुए देखा है। आप मेरा सम्मान करने के लिए इसके धन्य हो गए हम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े आप। राहुल जी अब तो समय ऐसे भी खत्म हो गया है, उन्हीं को बोलने देता हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। इतनी ताकतवर है तो फिर हमारे जैसे लोगों को यहाँ बैठने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आप बोलिए। जी सुधा जी बोलने दीजिए, डॉक्टर सुधा जी। जब चर्चा में बैठते हैं, वक्त कम होता है और तय समय में अपनी बातों को रखना होता है, और एक स्वस्थ वातावरण में कांग्रेस का ये व्यक्तित्व रहा है, जब इनके बड़े प्रवक्ता भी बैठते हैं तो बीजेपी वालों को बोलने नहीं देते हैं, वो भी चुप ही हो जाते हैं। तो मैं इनके सामने क्या हूँ? खैर, गाली की तरह देश के प्रधानमंत्री ने जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से विकास की विचारधारा भी नजर आ रही है, और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक एक पद्धति नजर आ रही है। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि ये जो इनके ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ही कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2004 से 2014 तक, तो इनके सत्ता में रहते हुए ही इनके ऊपर आरोप लगे। कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी हो गई, साबित नहीं कर पाए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम 1 रुपए बेचते हैं तो वो 25 से 20 पैसा ही पहुंचता है जनता तक, बाकी 80 पैसा खर्च हो जाता है। राहुल भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, कब किसने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, अगर आप बता देंगे तो मैं अपना डिबेट छोड़ दूंगी। दूसरी बात मैं आके बताऊं, एक लाइन बोलने वाले लोगों अगर बता दो कब कहा, किसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके नहीं बैठती हूँ, मैं तथ्यों के साथ, वाजिब तथ्यों के साथ प्रश्नों का सही उत्तर और सही बात करती हूँ। चलिए डॉक्टर सुधा शर्मा जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है, क्या बीजेपी उसका पूरा लाभ उठा रही है? बिल्कुल नहीं देवेंद्र जी, देखिए इन लोगों को तो सिर्फ धर्म की राजनीति करने का मौका चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप बता दीजिए बजरंग दल ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन पे आरोप नहीं लगाए गए? आगरा में बीएचपी पे जो कोकसी का लगा है आरोप, किसका है संगठन वो?
क्या मैं कुछ गलत प्रश्न कर रही हूँ? अगर कोई व्यक्ति इनके नाम पे या इसका नाम लेके बजरंग दल हो जाने का मतलब, बजरंग बली हमारे नहीं है, हमारे आराध्य है, उनका नाम मैंने कहा ना, अगर बजरंग बली को डिफाइन कर रहा है तो बजरंग पुनिया जंतर मंदिर क्यों बैठा है, क्यों पीटा जा रहा है? अरे भाई उसकी रिस्पेक्ट करो ना। फिर बजरंग नाम है, आराध्य देव का नाम है, उनको उठा के फिर ऊपर रखो, बातें सुनो। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ बरगलाने और झूठ की राजनीति। अभी राहुल भाई ने बड़े प्यार से कहा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरे विकास क्या किया ये तो बताओ। रथ तो चला, लेकिन चला किससे? वो विकास कौन कौन से हुए? सिर्फ बेचने वाला काम किए हो? सब कुछ जो प्रधानमंत्री ने बनाया पूर्व में सब बस बेच रहे हो, सिर्फ बस बेच रहे हो। काम क्या किया? जनता को बांटा। मणिपुर जल रहा है, उत्तर प्रदेश में आपने बेटियां जल रही है, बेटियां रो रही है, उसके बावजूद आप लोग को शर्म नहीं आती है इस तरह से धर्म की राजनीति करते हुए। जान के रखिए, कर्नाटक से शुरुआत है आपकी, कर्नाटक से शुरुआत है। इस देश की जनता आपको उत्तर देगी और आप लोग प्रश्नों के उत्तर न दे पा रहे हो, न दे पाओगे। और मेरा पूरा मानना है कि दर्शक जो देख रहे हैं ना, आप लोगों की राजनीति का पटाक्षेप करेंगे, आप लोगों को पता ही कहानी खत्म होगी। झूठ, मक्कारी, ये लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाना सब खत्म होगा। उस दिन अरे कौन से दुश्मन? चीन कहाँ तक पहुँच गया है? कौन से दुश्मन? कौन से दुश्मन? चौकीदार चोर होके पूरे जनता ने लिख लिया, बड़ी बड़ी वो बातें आपकी करेंगे, करना कुछ नहीं वजह है। बनी। मैं आपको और बताता हूँ, अरे क्या जब चाइना कौन की से और दुश्मन? पाकिस्तान उड़ान की से जब ये प्रदेश में कांग्रेसी बात कहाँ करने तक लगते हैं, पहुंचा? उनको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब मनमोहन जी की किसको सरकार जवाब थी दे रहे हैं और आप? आपकी लाल देश आंखें की सेना का क्यों गर्दन दिखा रहे हैं? किया जाता था, दिखाइए। आज वही देश विकास की की सेना है सच बातें जो बता अंदर घुस दीजिए। के मारती है बेचने और नए के अलावा भारत का क्या निर्माण किया करती आपने? है। जिस चाइना को आपने लेकर आप बेचने के अलावा और क्या किया? राहुल आनंद जी कृपया अपने आज भाजपा वही के चाइना किए को गए आज ठीक है। समर्पण जवाब देने बताएं। को तैयार है। इसमें ठीक विदेश है, नीति ठीक है। और जो नीति हम और प्रभात नीति त्रिपाठी जी के को पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रभात त्रिपाठी जी, आप दोनों मेहमानों को बड़ी ही तन्मयता से सुने हैं, क्या लगता है इससे क्या हासिल होने वाला है? देखिए देवेंद्र जी, मैंने आपको बताया कर्नाटक की स्थिति बहुत ही अलग है। वहां पे जिस तरीके से एक बार सरकार कांग्रेस की आती है, एक बार बीजेपी की आती है। देखिए ये बात सवाल बिल्कुल सही है कर्नाटक के लिए कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की भी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, वहां थी 5 साल। येदियुरप्पा के बाद जिस तरह बोमई को वहां हटाया गया और भ्रष्टाचार हुआ, जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ, तो वहां कर्नाटक की जनता चेंज चाहती है। लेकिन बार बार वही होता है, मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से धर्म के आधार पे मंच सज जाते हैं और धर्म के आधार पे वोट का विभाजन किया जाता है और मतदाता को भ्रमित किया जाता है। आप देखिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट हो गया कर्नाटक, ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता का सवाल है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस जिस स्थिति में जा रही थी, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार स्टार प्रचारक कैंपेन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, और जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री, आज मुझे भी निराशा हुई कि प्रधानमंत्री की भाषा कुकर्मों वाली नहीं होनी चाहिए थी। जैसा आप बोलेंगे वैसा दूसरी तरफ से भी आएगा। तो ये जो कर्नाटक का रण हो गया है, ये बहुत ही दिलचस्प हो गया है, बहुत ही एक अस्मिता का सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां सरकार नहीं बनी तो आखिर ये 2024 को प्रभावित करेगा। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 25 में 25 बीजेपी ने जीती थी, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगाएगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश और भी राज्यों के चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कड़ी अगली परीक्षा है कांग्रेस के साथ। तो ये जो पूरा एक कर्नाटक का एक जो पूरा सेनेरो बजरंग बली के नाम पे चला गया है क्या, और सनातनी धर्म से उसको जोड़ दिया गया है। देखिए बजरंग बली सबके हैं, बजरंग बली खाली भाजपा के नहीं है, बजरंग बली हमारे भी है, आपके भी है, सुधा के भी है, और सारे देश की पूरी 140 करोड़ के बजरंग बली हैं। तो ये पूरा जो है, ये चुनाव पे जब भी मामला आता है तो ये धर्म और सनातन धर्म के नाम पे जिस तरीके से बांटा जाता है, ये एक राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। आप डेवलपमेंट पे चुनाव लड़िए, आप अपना रोड मैप बताइए, अपना विकास कार्य मत बताइए, उसके आधार पर चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता है कि जो अब राजनीति का एक नया चेहरा आ गया है, वो इसी तरीके का आ गया है, धार्मिक आधार पे। तो अब देखना ये होगा
कि वहां वोट का जब 10 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वोट का ध्रुवीकरण किस तरीके से होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से वहां स्टार प्रचारक पड़े हुए हैं क्या वो ध्रुवीकरण पूरा कर पाएगी। अगर उसने पूरा ध्रुवीकरण कर लिया तो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वहां त्रिशंकु विधानसभा नजर आ रही है और उसके बाद जेडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिर लोटस कमल भी चलेगा वहां पे, लोटस कमल का ऑपरेशन भी चलेगा। तो ये सब आने वाला समय है। तो ये निश्चित तौर पे राजनीति के लिए एक बहुत ही वैसे संकेत है कि आप राजनीति डेवलपमेंट पे कीजिए, राजनीति देश के लिए कीजिए, राजनीति समाज के लिए कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति न कीजिए। मेरा ऐसा आग्रह सारे राजनीतिक दलों से है। जी राहुल आनंद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि एक तरह से बजरंग बली को लेकर के जितना उत्साहित और जितना खेल कर रही है कर्नाटक में बीजेपी, क्या अपने जो विकास के काम है जिनके वो दावे करती है वो जनता के बीच लेकर के क्यों नहीं जा रही और यह क्यों नहीं बता रही, ये बजरंग बली ही क्यों बता रही? धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। देखिए कर्नाटका में खास करके जो चुनाव के समय जो बातें चलते हैं, जो वादे चलते हैं, अगर उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास दिलाता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जो आत्मनिर्भर भारत की सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो स्वप्न देखा है, उसको लेकर जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि राज्यों का निर्माण, तो राज्यों का निर्माण एक विचारधारा से की जाती है और इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को डाला है। विकास, जब हम सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास की बात करते हैं तो हम तीनों चीज को लेकर साथ चलते हैं और ये हमारी विचारधारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको आपके चैनल पर बैठकर बहुत सारे सनातनी ऐसे मिल जाएंगे जो अपने धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान को आप नहीं देखते होंगे कि अपने धर्म के बारे में कभी भी कुछ कहता होगा, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए समर्पित होता है। इन लोगों ने उस चीज को बढ़ावा दिया है जिसको रोकने का काम हमने किया है। और जहां तक ताकत का ख्याल आता है तो ताकत, सर एक बात बताइए मुझे, ये जो बीजेपी है ये बीजेपी राजनीतिक संगठन है ना? बीजेपी राजनीतिक संगठन है ना? बिल्कुल राजनीतिक संगठन है और देश के लिए और राष्ट्र के हित की बात तो ठीक है, तो देश और राष्ट्र के हित के लिए बात कीजिए ना, बाकी धार्मिक संगठनों के लिए छोड़ दीजिए आप लोग। तो मैं आपको बोलूंगा संगत से गुणजात है और संगत से गुणजात है। जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज, बहुत अच्छा सवाल है देवेंद्र जी, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। मेरे सरकार आने पे मैं इस चीज को बैंड कर दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये राज्य सरकार का विषय नहीं है। इसको कभी भी कोई बैंड करेगा तो वो केंद्र सरकार बैंड करेगी। और इन लोगों ने लगाया, जब वो भारत में आपातकालीन स्थिति आई थी तो इन कांग्रेस वालों ने किया इस चीज को, ये बैंड लगा चुके हैं एक बार, और जब कोर्ट में गया तो ये प्रूफ नहीं कर पाए उसके बारे में, तो ये तो कर चुके हैं। तो जब कांग्रेस आएगी कर्नाटक में तो बजरंग दल पे बैन लगाएगी, उसके बाद आप लोग जो करना हो कीजिएगा, कोर्ट में जाइएगा, आंदोलन कीजिएगा, तमाम तरह से कीजिएगा। अब ठीक है, बीच में बजरंग बली को ला रहे हैं, धार्मिक भावनाएं जो है इससे उद्वेलित होती हैं, पोलराइजेशन हो रहा है, वोट का पोलराइजेशन कर रहे हैं आप लोग। धार्मिक संगठन तो है नहीं, राजनीतिक संगठन है। तो देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कीजिए। देखिए रविंदर जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सत्ता में, तब से नागरिक का जो आम जरूरत की चीजें होती हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो निरंतर बढ़ रही है, महंगा कर रहे हैं, वही है कि नहीं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और तो तब आपको पता चलेगा जनमत क्या कहता है। ठीक है डॉक्टर सुधा मिश्रा, ठीक है सर, समझ गए हम आपकी बात समझ गए जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसके बाद हम प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे जी, जल्दी से। जी देवेंद्र जी, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगी, बस क्योंकि राहुल भाई बहुत दोहे और महामानव को ला रहे हैं, 2 लाइनें कहूंगी, आप मेरी बात समझ जाएंगे और दर्शक भी समझ जाएंगे कि तिनका न कबहू न निंदिए जो पावनतर होए, तिनका कबहू न निंदिए जो पावनतर होए, कबहू उड़ आखिर पड़े तो पीर घनेरी होए। ये उनके लिए जिनका काम सिर्फ और सिर्फ निंदा करना है। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कर्नाटक चुनाव पर। जी क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से सर।
देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी जो आपने राहुल आनंद से पूछी कि धर्म की राजनीति करने वाले साधु संत लोग हैं इस देश के अंदर, सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले ये लोग सब लोग हैं, इनको धार्मिक काम करना चाहिए। आपको देखिए कर्नाटक में एक सर्वे आया है, वहां पे सर्वे किया गया है, वहां पे सबसे अगर बड़ा कोई नैरेटिव मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का है। तो सबसे बड़ी चीज आप डेवलपमेंट वहां क्या होगा, क्या कैसे रोड मैप होगा। अब इस तरीके से बजरंगबली को लाना, इस तरीके से ये तो एक दूसरे पे आरोप और व्यंग्यबाण करना, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत है। देखिए कुल मिला के ये राजनीति है और राजनीति में इधर पक्ष का या उधर पक्ष के दोनों लोग जो है उस मंच को इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही निहायत या घटिया टाइप का काम है। मैं कहूंगा आप डेवलपमेंट पे बात करें, देश को बनाने की बात करें, रोड मैप आपका डेवलपमेंट पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, कर्नाटक का विकास कैसे होगा उस पे होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से वोट पोलराइज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये सरकार किसी भी तरीके से रिटर्न हो, क्योंकि वहां मुंबई का कोई वहां काम नहीं चला। जो मोदी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मोदी जिस तरीके से लगे हुए हैं, योगी जी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वोट पोलराइज करके जो एंटी कम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखना होगा कि 10 मई को जब मतदाता वोट डालने जाएगा तो क्या वो स्थानीय मुद्दे को लेके जाएगा या वो बजरंगबली को लेके जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज देखने की बात है। 10 तारीख को मतदान जी, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कर्नाटक के रण में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब बजरंगबली भी आ गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 10 मई को वोटिंग होगी वो किन मुद्दों पर होती है। क्या स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं या बजरंगबली लोगों के सर पर चढ़कर बोलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।